अनुभूतिरमनीरमन् सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन में अपना प्रकरण मुनिराजों की मुख्यता से चल रहा है और मुनिराजों के गुणस्थान छठवां और सातवां गुणस्थान होते हैं, लेकिन छठवें ही सातवें होते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं। छठवें से लेकर ऊपर छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें ये सभी मुनिराजों के गुणस्थान। 13वें 14वें गुणस्थान है महामुनि या जिनको अपन देव कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान के 13वें 14वां गुणस्थान है। इन गुणस्थानों की चर्चा में मुख्यतः से अपन छठवें गुणस्थान पर बात कर रहे हैं। छठवां गुणस्थान भावलिंगी संतों का गुणस्थान है। भावलिंगी मुनिराज इसमें होते हैं और भावलिंगी के साथ द्रव्यलिंगी भी होते हैं। ऐसे छठवां गुणस्थान जिसकी प्राप्ति के बिना किसी भी जीव को मोक्ष नहीं हो सकता, माने मोक्ष के लिए छठवां गुणस्थान प्राप्त करना अनिवार्य है। ये पीछे मुझे लगता है चलता रहेगा तो उपयोग सबका वहाँ जाएगा, है ना? नहीं जाएगा? जा तो रहा है लेकिन नहीं, क्या है, ऐसा लग रहा है कि देखें तो क्या हो रहा है। अव्यक्त को जानने की जिज्ञासा इच्छा सबको होती है, क्योंकि कहीं पर भी लिखा हो नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो वहीं पर एडमिशन की इच्छा होती है। यहाँ पर झांकना मना है, यहाँ पर देखना मना है, तो वहीं पर देखने की इच्छा होती है। तो इस तरह से ही कथन है। अब विशेष रूप से कह दिए जाए कि वहाँ पर कोई ना देखे, तब ऐसा लगेगा कि देख तो लें कि क्या है वहाँ पर। ऐसा है, सभी के ऐसा होता है, तो इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जिसको देखना हो देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने बात चल रही है छठवें गुणस्थान में। बहुत सुंदर प्रकरण है, मुनिराजों की चर्चा है इस छठवें गुणस्थान में। कल अपन ने गुणस्थान की परिभाषा पढ़ी थी। परिभाषा पढ़ने के बाद फिर हमने देखा था कि प्रमत्त में जो प्रमाद है, प्रमत्त शब्द में जो प्रमाद छिपा हुआ है, उस प्रमाद के कितने भेद हमने जाने थे? सामान्य रूप से 15 भेद, और विशेष रूप से कितने भेद होते हैं? 37,500 37,500 इतने प्रमादों के भेद हैं। ये प्रमादों के भेद मुनिराजों के होते हैं और यह सब प्रमाद संजुलन कषाय के तीव्रोदय में कहे हैं। ठीक है, दूसरी चर्चा अपनी कल और थी कि छठवें गुणस्थान में जो मुनिराज महाव्रत आदि का पालन करते हैं, तो महाव्रत आदि का जो पालन के होता है वो महाव्रत आदि कैसे हैं,
आश्रव रूप हैं, बंध रूप हैं, संवर रूप हैं, निर्जरा रूप हैं कि कुछ भी नहीं है? कैसे हैं? कुछ भी नहीं है और कुछ है भी। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है का मतलब क्या? कुछ भी नहीं है, जो शरीर की क्रिया है जिसको अपन महाव्रत कहते हैं, उससे ना तो बंध का संबंध है, ना मोक्ष का संबंध है, ना संसार का संबंध है, ना आश्रव बंध का संबंध है और ना संवर निर्जरा से संबंध है। क्योंकि वह तो शरीर की क्रिया है, वह उस समय तदनुकूल होती ही है। ईर्ष्या समिति से चलते हैं तो नीचे जमीन 4 हाथ जमीन देखकर चलते ही हैं, तो यह कार्य तो शरीर की क्रिया का कार्य हो रहा है। लेकिन उस समय जो जीवों की रक्षा का परिणाम है वह शुभ राग का परिणाम है, जीव मर न जाएं ऐसा भाव है। तो वहाँ शुभ राग का परिणाम जो हुआ, रक्षा का जो भाव हुआ, वह भाव आश्रव शुभ भाव होने से आश्रव बंध का कारण बनता है। लेकिन उसी समय, उसी काल में मैं इस जीव को ना तो मार सकता हूँ ना बचा सकता हूँ, इस तरह का श्रद्धान और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो व्यक्त वीतरागता है वह भी उसी समय विद्यमान है। इसलिए उसी समय, उसी विद्यमानता के कारण से संवर और निर्जरा तत्व भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, ये चारों ही तत्व वहाँ पर मौजूद समझना चाहिए। जीव तो है ही, इसलिए जीव तत्व तो है ही वहाँ से। तो इस तरह से महाव्रत आदि के संबंध में कल अपन ने चर्चा की थी। अब छठे गुण स्थान का काल भी हमने देखा था। छठवें गुण स्थान का जघन्य काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। मध्यम काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। लेकिन एक समय भी किस अपेक्षा से कहा जाता है? मरण की अपेक्षा से। कोई मुनिराज 7वें गुण स्थान से गिरकर 6वें गुण स्थान में आते हैं और आते ही एक समय रुकें और एक समय में ही उनका मरण हो जाए, तब वो मरण करके मुनिराज 4थे गुण स्थान में चले जाते हैं। तो 6वें गुण स्थान में कितनी देर रुके? एक समय के लिए। इसलिए 6वें गुण स्थान का काल मरण की अपेक्षा से एक समय भी जानना चाहिए। तो इस तरह काल संबंधी भी अपन ने चर्चा की और सम्यक तो संबंधी भी चर्चा की थी अपन ने। 6ठे गुण स्थान में कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? कोई भी प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है। कोई भी प्रकार में कितने प्रकार जाने थे? 3। औपशमिक, शायोपशमिक, शायक, ये 3 हैं। तो वहाँ 6ठे गुण स्थान में कोई भी रह सकता है। एक साथ कितने हो सकते? अधिकतम अधिकतम एक साथ कितने रह सकते हैं? कम से कम एक और अधिकतम भी एक। ये कोई बात होती है? कम से कम एक तो अधिकतम क्या होता है? एक ही होता है। एक समय में कोई भी एक ही सम्यक दर्शन रह सकता है, 2, 3 आदि भेद नहीं होते हैं। तो औपसमिक होगा तो औपसमिक भी हो सकता है। उसके भी 2 भेद किए थे, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। तो प्रथमोपसम भी रह सकता है, द्वितीयोपसम भी रह सकता है, शायोपसमिक भी रह सकता है और शायिक भी रह सकता है। बोलिए। हाँ हाँ, क्या घटित, क्या बताया? कहाँ पे? 6ठवें गुण स्थान में
हाँ, ये यहाँ दूसरे पैराग्राफ में, चलिए यहाँ इनका प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ फिर उसके हिसाब से समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पेज नंबर आप निकाल लें, 140 नंबर के पेज पर 140 छठवें गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत है। यह गुणस्थान भावलिंगी मुनिराज का है। जैसे दूसरा सासादन गुणस्थान छठवें, पांचवें या चौथे गुणस्थान से नीचे गिरते समय ही प्रकट होता है। कौन सा गुणस्थान? दूसरा गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान कैसा है? ऊपर से नीचे गिरते समय ही प्राप्त होता है। तो ऊपर से नीचे गिरते समय तो कहाँ से? छठवें से, पांचवें से अथवा चौथे से, वहाँ से गिरते समय प्राप्त होता है। वैसे ही छठवा प्रमत्त विरत गुणस्थान भी सातवें अप्रमत्त विरत गुणस्थान से नीचे उतरते समय ही होता है। यह सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक नियम है। इनका प्रश्न ये है कि सार्वकालिक और सार्वदेशिक का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। सार्वकालिक से काल की अपेक्षा कथन किया है और सार्वदेशिक से क्षेत्र की अपेक्षा से कथन किया है। मतलब क्या हुआ कि यह हमेशा का नियम है। कोई भी काल हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, काल की अपेक्षा, अथवा उत्सर्पणी काल हो, अवसर्पणी काल हो, अथवा चतुर्थ काल हो, पंचम काल हो, अवसर्पणी का, तो कोई भी काल हो, जहाँ जहाँ ये मुनिराज होंगे, ये जो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज किसी भी काल में, तो छठवें गुणस्थान में ऊपर से सातवें से गिरते समय ही आते हैं। चाहे पांचवें काल के मुनिराज हों, चाहे छठवें काल के नहीं, अथवा चौथे काल के मुनिराज हों। तो यही नियम है। ऐसा नहीं होगा कि चौथे काल में अलग नियम बनता था, पांचवें काल में अलग नियम बन गया। चौथे काल के मुनिराज सातवें में जाते होंगे और वहीं से ऊपर ही के ऊपर चले जाते होंगे। नहीं सुन रहे सब, एक्सप्रेशन वहां जा रहे, फिर से सुनना। बंद हो गया ना? हाँ, चलो। क्या आप लोगों का उपयोग जाता है तो मेरा भी उपयोग जाता है। ऐसा लगता है तुम ही लोग देख देख के मजा ले रहे हो, हमें क्यों नहीं, है ना? तो दोनों जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो अच्छा काम हो गया, बंद हो गया। फिर से बोलता हूँ कि मुझे बताना कि चौथे काल के मुनिराज क्या ऐसे थे कि पहले से सातवें गुणस्थान में गए होंगे और सातवें से ही सीधे ऊपर चले गए होंगे? ऐसा हुआ कभी? छठवें में आए। चौथे काल के मुनिराज भी ऐसा ही होता था और पंचम काल के मुनिराजों के लिए भी यही नियम है कि सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आते हैं। तो छठवां गुणस्थान ऊपर से उतरते समय होता है, नीचे से चढ़ते समय नहीं होता। चतुर्थ काल में वो अवस्था, पंचम काल में वो अवस्था, अवसर्पणी में वो अवस्था, उत्सर्पणी अवस्था। तो ये हो गया सार्वकालिक। ठीक है, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, सब में वही व्यवस्था। धर्म किसी कालों से प्रभावित नहीं होता है कि चतुर्थ काल में अलग व्यवस्था थी, पंचम काल में अलग व्यवस्था हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा कथन है सार्वदेशिक। क्षेत्र की अपेक्षा से कथन है कि भरत क्षेत्र के मुनिराज हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, अथवा चाहे विदेश क्षेत्र के हों, कहीं के भी मुनिराज होंगे, सभी के लिए यही नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि विदेश क्षेत्र के मुनिराज होंगे तो उनकी अलग व्यवस्था होगी, भरत क्षेत्र के होंगे तो उनके अलग होगी। ऐसा नहीं होगा, सभी के लिए समान नियम जानना चाहिए। हो गया समाधान? चलिए, तो अपनी बात चल रही थी सम्यक दर्शन पर। कोई भी सम्यक दर्शन छठवें गुणस्थान में हो सकता है। अब हाँ जी, बोलिए। हाँ
बराबर। आपका प्रश्न ये है कि द्वितीयोपसम सम्यक्त जो होता है, द्वितीयोपसम सम्यक्त तो सब जानते ही हैं। क्या होता है द्वितीयोपसम सम्यक्त? क्या होता है द्वितीयोपसम सम्यक्त? अभी तो फर्स्ट ईयर वालों ने नहीं सुना है ना। औपसमिक सम्यक दर्शन के दो भेद कहे, एक प्रथमोपसम और दूसरा द्वितीयोपसम। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि वो जब तक उसको खुलासा ना हो तो वो समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम किसे कहते हैं? है ना, इनका कहना है पहली बार जो प्राप्त होता है उसका नाम प्रथमोपसम। तो फिर द्वितीयोपसम भी सरल हो गया। अच्युतकांत, क्या हो गया? जो दूसरी बार हो उसका नाम द्वितीयोपसम। कितनी बढ़िया परिभाषा है। ऐसे ही परिभाषा हो, किसी के कहे जाएं कि उसके 5 भेद बताओ चंदू भाई, तो कहे कि ठीक है मैं बताता हूँ, बताओ बताओ बताओ। स्मारक के 5 भेद, किसी के भी, माइक के 5 भेद, चौक के 5 भेद। ठीक है, कैसे? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और 5वां हो गया भेद। कितना सरल है। ऐसा बनता होता तो कितना बढ़िया था, किसी के भी भेद कोई बता सकता था। इसलिए प्रथमोपसम पहली बार हो तो प्रथमोपसम, दूसरी बार हो तो द्वितीयोपसम। ऐसा यदि होता तो बहुत सरल परिभाषा थी संजय जी, लेकिन यह परिभाषा सही नहीं है। नहीं है परिभाषा। प्रथमोपसम का मतलब है मिथ्यात्व का अभाव करके जो औपसमिक सम्यक्त होता है। किसका अभाव करके? मिथ्यात्व का अभाव करके जो औपसमिक सम्यक्त होता है उसका नाम है प्रथमोपसम सम्यक्त। अब चाहे वो पहली बार हो, चाहे दूसरी बार हो, चाहे तीसरी बार हो, चाहे 50वीं बार हो, जब जब भी मिथ्यात्व का अभाव करके औपसमिक सम्यक्त होगा उसका नाम प्रथमोपसम ही होगा। हो गया एक बात। नंबर 2, द्वितीयोपसम। द्वितीयोपसम सम्यक्त दूसरी बार हो इसका नाम नहीं है। पहली बार हो तो भी द्वितीयोपसम हो जाएगा। कैसे? शायोपसमिक सम्यक्त से जो औपसमिक सम्यक्त होता है, कौन से सम्यक्त से? शायोपसमिक सम्यक्त से जो औपसमिक सम्यक्त होता है उसका नाम है द्वितीयोपसम। यहां मिथ्यात्व का अभाव करके हुआ था तो प्रथमोपसम। यहां सम्यक्त से सम्यक्त हो रहा है। किससे हो रहा है? सम्यक्त से सम्यक्त। शायोपसमिक सम्यक दृष्टि थे। अब शायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी श्रेणी नहीं चढ़ सकते। श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ उनके नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शायोपसमिक सम्यक्त मलिन सम्यक्त है, उसमें दोष लगते हैं। इस कारण से शायोपसमिक सम्यक्त के साथ इतनी विशुद्धता नहीं पकती है कि कोई भी जीव श्रेणी चढ़ सके। तो अब कोई मुनिराज मान लो शायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, तो शायोपसमिक सम्यक दृष्टि है तो श्रेणी चढ़ नहीं सकते, तो सम्यक्त को परिवर्तित करते हैं। या तो उसको शायक में बदल दें। यदि शायक में बदल देते हैं तब तो शायक सम्यक्त हो जाता है। यदि शायक में नहीं बदला तब फिर औपसमिक में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? किसको? शायोपसमिक को। शायोपसमिक को औपसमिक में बदला तो जो बदल गया जो औपसमिक में, अब उस औपसमिक सम्यक्त का नाम होगा द्वितीयोपसम। हो गया? किसको कहा द्वितीयोपसम? शायोपसमिक से जो औपसमिक में आया उसी का नाम हो गया द्वितीयोपसम। ये बात दोनों हो गई पक्की। ये तो हुई भूमिका। अब आपका प्रश्न था, आपका कहना था कि द्वितीयोपसम सम्यक्त तो 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है। ठीक है, और मैंने अभी क्या कह दिया?
कि छठवें गुण स्थान में भी द्वितीय उपसम पाया जाता है। कहा ना? नहीं कहा? तो हाँ तो बोला करो, सुनते रहते हो बस। जब पूछा तो हाँ बोलो, मना किया तो कुछ हो तो ना बोलने वाली तो ना बात बोलो। तो अब प्रश्न ये है कि सातवें में होता है और आप छठे में भी कह रहे हो, तो क्या समस्या है? सातवें में उत्पन्न हुआ, सातवें में उत्पन्न हुआ और छठवें में भी बना रहे, लौटते समय पांचवें में भी बना रहे, चौथे में भी बना रहे, कोई समस्या नहीं। एक बात फिर से बोलता हूं, क्या बोला? सातवें में उत्पन्न हो जाए और फिर छठे में बना रहे, नीचे गिर जाए तो पांचवें में बना रहे, चौथे में बना रहे, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन मान लो वो मुनिराज ऊपर चढ़ के गए हैं, श्रेणी चढ़े हैं और फिर लौट के आए, तो लौट के आए तो वहाँ पर भी छठे, पांचवें, चौथे में भी बना रह सकता है। एक तो एक कथन है, एक बात। नंबर 2, शास्त्रों में यह भी कथन मिला है 2-3 जगह कि द्वितीयोपसम सम्यक्त्व हम समझते हैं कि मात्र सातवें में ही उत्पन्न होता है। यह भी कहीं कहीं पर लिखा है, ऐसा जानना कि सातवें में उत्पन्न होता है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। लेकिन और विशेष कथन ऐसे भी मिले हैं आगम में कि वहाँ लिखा गया है कि द्वितीयोपसम सम्यक्त्व चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में से किसी में भी उत्पन्न हो सकता है। कंडीशन एक लेकिन सब जगह लागू होगी, उन्हीं के होगा जो मुनिराज श्रेणी चढ़ने वाले हैं। कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में जो श्रेणी चढ़ने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों को ही होगा, श्रावकों को नहीं होगा। उनको द्वितीयोपसम सम्यक्त्व चौथे में, पांचवें में, छठे या सातवें में भी उत्पन्न हो सकता है। इस अपेक्षा से आपका जो कहना था कि सातवें में उत्पन्न होता है तो छठे में कैसे? तो छठे में भी उत्पन्न हो सकता है इस अपेक्षा से। और मान लो सातवें में उत्पन्न हुआ हो तो छठे में भी विद्यमान रहेगा इस अपेक्षा से। तो दोनों अपेक्षा से छठवें गुण स्थान में द्वितीयोपसम सम्यक्त्व पाया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, आप बराबर, आपका प्रश्न है कि श्रेणी तो उपसम ही श्रेणी मानेंगे ना। जो द्वितीयोपसम सम्यक्त्व जिन्होंने प्राप्त किया है वो द्वितीयोपसम वाले नियम से श्रेणी चढ़ते हैं तो उपसम श्रेणी ही चढ़ते हैं। ठीक है? जिनके कौन सा सम्यक्त्व है? द्वितीयोपसम सम्यक्त्व है, वो श्रेणी चढ़ेंगे तो उपसम श्रेणी ही चढ़ेंगे। लेकिन जिनके शायक सम्यक्त्व होगा उनके लिए दोनों ऑप्शन हैं। दोनों ऑप्शन हैं का मतलब अशोक जी भाई साहब, कौन से दोनों ऑप्शन? शपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, दोनों व्यवस्थाएं हैं। लेकिन द्वितीयोपसम वाले के मात्र उपसम श्रेणी की ही व्यवस्था है। हाँ जी, क्या बोले? हाँ, आप, हाँ, आपका प्रश्न है कि सादी मिथ्या दृष्टि जो औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो उसको द्वितीयोपसम कहेंगे या नहीं? एक नियम बता दिया कि मिथ्यात्व का अभाव करके जो औपसमिक करेगा, तो अब वो चाहे सादी मिथ्या दृष्टि हो चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि है ना, तो मिथ्यात्व का अभाव करके औपसमिक प्राप्त किया है तो वह है प्रथमोपसम। और शायोपसमिक सम्यक्त्व से हो औपसमिक तो द्वितीयोपसम। अब वो कहीं भी हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, सातवें में हो, इस तरह से जो नियम है वो सर्वत्र लागू होता है। अब अपन बात कर रहे हैं कौन सी? सम्यक्त्व की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अपना एक प्रकरण इसमें बाकी था, सभी लगभग आ गए होंगे, मैं सबके लिए रुका था कि ये अपना चलेगा प्रकरण, आ जाएंगे सभी। फिर एक टॉपिक लेना है, कौन सा? छठवें गुण स्थान में कौन सा चारित्र बताया था? शायोपसमिक चारित्र।
ये तो सबने सुन ही लिया अच्छे से, लेकिन शायोपशमिक चारित्र है क्या, कैसे पाया जाता है, उसकी विधि क्या है, सिस्टम क्या है, वो हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। जो शायोपशमिक शब्द का या शायोपशम, इसका 4 रूपों में प्रयोग होता है, 4 जगह। कहाँ कहाँ होता है? एक तो शायोपशम लब्धि के रूप में। कौन सी लब्धि? शायोपशम लब्धि। दूसरा इसी शायोपशम का प्रयोग होता है शायोपशम सम्यक्त्व के अर्थ में, शायोपशम सम्यक्त्व भी होता है। तीसरा होता है शायोपशम ज्ञान, और एक होता है शायोपशम चारित्र। 4 चीजें हो गई। चलो एक और ले लो, बहुत बढ़िया, शायोपशमिक भाव। ठीक है, तो इस तरह से 5 हो गए इसके, शायोपशम लब्धि, शायोपशम सम्यक्त्व, शायोपशम चारित्र, शायोपशम ज्ञान, शायोपशमिक भाव। बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। तो हम देखें कि शायोपशम लब्धि जो है वह तो पहले गुण स्थान में होती है। कहाँ होती है? पहले गुण स्थान में। इसलिए अभी अपना प्रकरण पहले गुण स्थान का नहीं है, इसलिए उसको साइड में रखें। इसकी प्रक्रिया एकदम अलग है। लेकिन जो शायोपशम ज्ञान है, शायोपशम ज्ञान पहले से 12वें गुण स्थान में होता है। शायोपशम ज्ञान कहाँ से कहाँ तक? पहले से 12 में होता है। एक होता है शायोपशम सम्यक्त्व। शायोपशम सम्यक्त्व 4थे से 7वें गुण स्थान में होता है। शायोपशम सम्यक्त्व 4थे से 7वें गुण स्थान में। 3 हो गए। चौथा कौन सा? शायोपशम चारित्र। इसके गुण स्थान हैं 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक शायोपशम चारित्र होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनके गुण स्थान जान लिए। जो शायोपशम लब्धि है उसकी प्रक्रिया बस अलग है, लेकिन ये जो 3 प्रकार के जो शायोपशम बताया ना, शायोपशम ज्ञान, शायोपशम सम्यक्त्व, शायोपशम चारित्र, इन तीनों की प्रक्रिया लगभग सेम है। क्या सेम है? 3 पॉइंट हैं सब में। कौन से 3 पॉइंट? वो अपन अब जानने का प्रयास करेंगे। बहुत कठिन है विषय, लेकिन समझने वालों को सबसे सरल है। ठीक है, जो एकदम उपयोग लगाएंगे बहुत क्लियर होगा। मैं पूरा बोर्ड पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा उपयोग एकाग्र करें। समझना है शायोपशम चारित्र, लेकिन उसमें साथ में सब कुछ हो जाता है। कैसे समझें? देखिए भाई, 3 कंडीशन इसमें बनती हैं, सबने पढ़ी होंगी। वर्तमान काल, भविष्य काल और वर्तमान काल। 3 मैं डायोग्राम टाइप का बनाता हूं। एक तो काल, यहां काल आएगा, यहां आएगा किसका? 2, और तीसरा आएगा क्या? 3 काम होते हैं इसमें। ठीक है, काल मतलब समय, या अपन इसको कह सकते हैं कब। क्या कह सकते हैं? कब। ऐसा कर लो तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कब, किसका, क्या, 3 कंडीशन है। ठीक है, एक बार विद्यार्थी बोल दें, क्या बोले हैं? कब, किसका, क्या, 3 चीजें हैं। तो अब कब में अपन यहां लिखते हैं वर्तमान, यहां लिखते हैं भविष्य, और यहां लिखते हैं फिर से वर्तमान। भूत में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्तमान, भविष्य, वर्तमान। शायोपशम की परिभाषा सबने पढ़ी होगी, है ना। शायोपशम ज्ञान की परिभाषा पढ़ी हो या मात्र शायोपशम की परिभाषा पढ़ी हो, थोड़ी थोड़ी तो सबको ध्यान होगी,
क्या है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ये पढ़ा है ना? उन्हीं स्पर्धकों, भविष्य में उन्हीं स्पर्धकों का, माने सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। और तीसरा है देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये पढ़ा है। इसमें क्षयोपशम की परिभाषा दी है, जो चाहे अच्छे से देख सकते हैं। पेज नंबर 147। यहाँ प्रश्नोत्तरी में बता दो, चलो वहाँ देख लो 147 पेज पर। कहाँ है 147 पर? हाँ, यहाँ बताओ प्रश्नोत्तर है, वो सबसे बढ़िया। 39 पेज पर निकाल ले में। ये जो प्रश्नोत्तर विभाग है, इस प्रश्नोत्तर विभाग में आप देखें, प्रश्न नंबर है 48। ये परिभाषा आप पढ़ें, फिर यहाँ पर अपन समझेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। उसमें क्षयोपशम ज्ञान भी स्पष्ट हो जाएगा, क्षयोपशम चारित्र्य भी हो जाएगा, और क्षयोपशम तीसरा क्या था? सम्यक्त भी हो जाएगा। देखें सभी, जिनके पास किताब नहीं है वो एक बार रिपीट कर दें, बुलवा देते हैं, ठीक है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अब देखना, इसमें आपको काल दिखा होगा कब की तरफ से, तो यहाँ 3 जगह आया है। वर्तमान कालीन एक जगह, फिर बीच में इधर सबसे अंत में आया है भविष्य में 2, और फिर यहाँ वर्तमान कालीन। तो अपन ने यहाँ 3 लिख दिए, वर्तमान भविष्य वर्तमान, माने 3 टाइम पर 3 काम होंगे। अभी तो ये देखा कब, तो वर्तमान भविष्य वर्तमान। अब किसका लिखा, तो किसका में क्या आएगा? सर्वघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक। और क्या कहा है, क्या होगा? उदयाभावी क्षय। वर्तमान में होगा, किसका होगा? सर्वघाती स्पर्धकों का होगा, और क्या होगा? उदयाभावी क्षय होगा। 3 पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़े। अब भविष्य में भी एक काम होगा, क्या होगा? ये जो है ना सर्वघाती, ये सेम टू सेम, इन्हीं का भविष्य में क्या होना है? सदवस्था रूप उपशम। 2 काम हो गए। सर्वघाती तो यहाँ सेम हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उदयाभावी क्षय की जगह हो गया सदवस्था रूप उपशम। यहाँ वर्तमान का भविष्य हो गया। अब वर्तमान में एक काम और होगा, क्या होगा? ये यहाँ सर्वघाती थे, ये यहाँ हो गया देशघाती स्पर्धकों का। यहाँ क्या होगा? उदय हो गया। फिर से बोलता हूं, यहां कब, किसका, क्या, 3 कंडीशन है। तो कब में देखा? वर्तमान में किसका? सर्वघाती स्पर्धकों का। क्या होगा? उदयाभावी क्षय होगा। फिर यहां पर देखा भविष्य में सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होगा। फिर कब? वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का
उदय होगा। ये तीन कंडीशन जहां बन जाती हैं वहीं पर क्षयोपशम होता है। ये तीन कंडीशन किसकी बनेंगी? किसकी बनेंगी? ये तीन कंडीशन जब बनेंगे, अपन देखें वहाँ क्या है, क्षयोपशम। अब ये तीन कंडीशन जब बनेंगी तो अलग अलग सिस्टम से क्षयोपशम सम्यक्ति भी हो जाएगा, क्षयोपशम ज्ञान भी हो जाएगा, क्षयोपशम चारित्र भी हो जाएगा। पहले तो ये ख्याल में आ जाए, अपन इस साइड एक काल तो तीनों समझ में आ ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अपन यहाँ क्या में समझ लेते हैं पहले क्या हो रहा है, फिर इसको समझेंगे बीच में बाद में। उदयाभावी क्षय क्या होना है? उदयाभावी क्षय। उदयाभावी का मतलब है उदय का अभाव, उदय में नहीं आना। उदय में नहीं आना उसी का नाम क्षय है। क्षय का अर्थ एक और होता है, क्या होता है? नष्ट हो जाना। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षय का मतलब नष्ट हो जाना। लेकिन यहाँ क्षय का अर्थ नष्ट हो जाना नहीं है, यहाँ क्षय का अर्थ अलग है। क्या है? उदय में नहीं आना, उसका नाम भी क्षय है। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्षय की दो परिभाषाएं हैं, नष्ट होने को भी क्षय बोलते हैं, उदय में नहीं आने को भी क्षय बोलते हैं। जैसे एक गिलास में पानी भरा है, उस पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डली हुई है और वो मिट्टी पूरी एकदम अपन ने उसमें फिट करी डाली और मिट्टी नीचे के नीचे पूरी बैठ गई, नीचे पूरी बैठ गई। अब ऊपर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो ऊपर फैल नहीं रही है, उदय में नहीं आ रही है। ये उदय में नहीं आना, इसको भी क्षय बोलते हैं। उदय में नहीं आना इसको भी क्षय बोलते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, पानी को गंदा नहीं कर रही है, इसलिए एक तरह से वो क्षय ही है। और एक दूसरा क्षय कैसा होगा कि मिट्टी का पूरा गिलास के बाहर निकाल देना, इसको भी क्षय बोलते हैं। एक उदाहरण, एक और उदाहरण दे देते हैं, बहुत सरल कॉमन है। सोया हुआ शत्रु और मरा हुआ शत्रु, दोनों में क्या अंतर है? सोया हुआ शत्रु और मरा हुआ शत्रु, दोनों में क्या अंतर है? अच्छा बताओ, एक इधर सोया हुआ पड़ा है और एक मरा हुआ पड़ा है, दोनों लेटे हुए हैं। अब बताओ, हम दोनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसकी मूछ बना दें, इसकी भी मूछ बना दो, उसके बाल कट कर दें, इसके भी कर दें, हो सकता है कि नहीं? कोई हमें तक नहीं। सो रहा है तो हमारे लिए उससे कोई खतरा, मरे हुए से खतरा, ना सोने वाले से खतरा है ना मरे हुए से खतरा है। कब तक? जब तक वो सो रहा है तब तक। इतना ही मानना, भविष्य का नहीं कहना। इसलिए इसमें वर्तमान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जब तक सो रहा है, जब तक सो रहा है तब तक सोए और मरे में हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, दोनों समान ही हैं। ठीक, तो एक मरा हुआ है वो तो है वैसा वाला क्षय। कौन सा वाला क्षय? नष्ट हो गया वो। और दूसरा सोया हुआ है, कौन सा? उदयाभावी, जागयाभावी। कौन सा? जागने का अभाव। जागने का अभाव माने एक तरह से मरा हुआ। जागने का अभाव है तो हमारे लिए तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इस अपेक्षा से वो हमारे लिए कैसा है? मरा हुआ जैसा है। क्लियर? फिर से बताता हूं, क्षय की दो परिभाषाएं मिलती हैं, एक तो पूर्णतः नष्ट हो जाना और एक है उदय में ही नहीं आना। जो चीज उदय में भी नहीं आ रही है, हमें प्रभावित नहीं कर रही है, तकलीफ नहीं दे रही है, वो हमारे लिए नहीं है जैसी ही समझना। ये हो गया। तो यहां पर क्षय, क्षय क्या होता है? क्षय। लेकिन क्षय की परिभाषा क्या बनाई है?
उदय अभावी, उदयाभावी, उदय का अभाव। जैसे पुण्य का उदय आता है, पाप का उदय आता है। जैसे मान लो अभी 7:15 बजे हमारे पुण्य का उदय आ जाए तो हमें कुछ अच्छा लगता है, पाप का उदय आ जाए तो बुरा लगता है। लेकिन जब तक उदय में नहीं आ रहा है तो वो कर्म पड़ा हुआ है, तो हमें कोई इफेक्ट कर रहा है, कोई हमें कुछ नहीं कर रहा है। तो उदय में नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका भी क्षय है, उदयाभावी क्षय है। तो ये हो गया उदयाभावी क्षय। किसका है? सर्वघाती स्पर्धकों का भी ये अपन जानेंगे। और कब है? वर्तमान में। अब इसी की अगली परिभाषा देखते हैं। यहां क्षय था, यहां क्या है? उपशम। उपशम बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्षय था, यहां उपशम है। यहां वर्तमान में उदय का भाव था और यहां सदवस्था रूप उपशम। कब है? कब के लिए है? भविष्य में। माने अभी तो सो ही रहा है आधा घंटे से, और आधा घंटे और भविष्य में सोता रहेगा। सद अवस्था, जैसी अभी अवस्था है वैसी अवस्था भविष्य में भी बनी रहेगी, उसका नाम है सदवस्था रूप उपशम। भविष्य में भी ऐसा ही, वर्तमान में तो कोई हानि पहुंचा नहीं रहा है और भविष्य में भी हमें कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं है। तो वर्तमान में हो गया उदयाभावी क्षय, भविष्य में हो गया सदावस्था रूप उपशम। दो काम हो गए, लेकिन ये दोनों काम किसके हुए? सर्वघाती स्पर्धकों के। क्षय भी हो गया, उपशम भी हो गया, तो दोनों को मिला दो तो क्या हो गया? क्षय उपशम। परिभाषा बन गई। अपन को क्या समझना था? क्षय उपशम। लेकिन क्षय उपशम में एक और तीसरी कंडीशन होती है। देखा जाए तो इसका अपन पूरा नाम रखें तो तीसरा क्या है? उदय। क्षयोपशमोदय क्या होगा नाम? हो सकता है ना पूरा नाम जोड़ के, लेकिन फिर भी इसको क्षयोपशम ही बोलते हैं। कंडीशन 3 होती हैं, क्षय भी है उसमें, उपशम भी है और उदय भी है। इन तीनों को मिलाकर बनता है क्षयोपशम। अब ये हो गया क्षय, ये उपशम और ये है उदय। यहां पर तो उदय है, उदय माने जाग गया, उदय का मतलब है जाग गया। अब हमें इफेक्ट करेगा, जगह है तो कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा। यदि अच्छा होगा, पुण्य रूप होगा तो हमें अनुकूलता का वेदन कराएगा, और पाप रूप होगा तो प्रतिकूलता का वेदन कराएगा। तो यह है वर्तमान में उदय। 3 हो गई कंडीशन। यहां काल की अपेक्षा यहां क्या हो गया? अब है किसका, इसको समझना है किसका। तो यह सर्वघाती स्पर्धक, यहां पर भी सर्वघाती स्पर्धक है, देशघाती स्पर्धक। ये क्या चीज होती है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना। घाती कर्म कितने होते हैं? घाती कर्म कितने होते हैं? 4। और चारों के और कितने भेद होते हैं विस्तार से? 47 होते ना, 47। ये घाती कर्म जो है, ये घाती कर्म, इसमें 2 प्रकार की प्रकृतियां बनती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की प्रकृतियां। एक तो बनती है सर्वघाती और एक बनती है देशघाती। घाती कर्म है, घाती कर्म, घाती कर्म के 2 भेद किए। कौन से? सर्वघाती और देशघाती। जो घाती कर्म है उसको अपन ने 2 में बांटा, सर्वघाती और देशघाती। घाती को ही 2 में, सर्व और देश। सर्वघाती माने पूरा का पूरा घात करे, सर्वघाती का मतलब पूरा का सर्वघात करे, वह सर्वघाती। और देशघाती का मतलब जो एक देश घात करे। एक देश घात करे का मतलब
कुछ घात करे लेकिन कुछ को घात नहीं करे, उसका नाम है देशघाती। कोई ऐसी प्रकृति के नाम बता सकते हैं कि जो सर्वघाती हो और कुछ ऐसी प्रकृति जो देशघाती हो? ज्ञान आवरण के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनःपर्य ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण। ये जो 5 भेद हैं, इन 5 में बताओ कि कौन है सर्वघाती और कौन है देशघाती। जो केवल ज्ञान आवरण है फर्स्ट, वह प्रकृति तो है सर्वघाती, उसका उदय चलता है तो हमें केवल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी को भी केवल ज्ञान नहीं है, तो ये केवल ज्ञानावरण सर्वघात करता है, माने केवल ज्ञान बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होने देता। ये केवल ज्ञानावरण प्रकृति है। और 4 मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण। ये 4 क्या हैं? देशघाती। क्या है? सब देशघाती। माने इन देशघाती में 2 प्रकार की व्यवस्था है। देखो क्या व्यवस्था है। ये देशघात करते हैं, एक देशघात करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा और डिटेल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सर्वघाती जो प्रकृति है, इसका जो आपको स्थूल रूप से बताता हूं, इसका जो रॉ मटेरियल है, कल बताया था ना, इसका 2 प्रकार। सर्वघाती का तो है एक प्रकार का पूरा। कैसा? सर्वघाती जो प्रकृति है, ये तो क्या है? प्रकृति। और इसका जो रॉ मटेरियल, जिसको अपन ने नाम दिया है स्पर्धक, तो सर्वघाती में जो स्पर्धक होते हैं वो सब के सब सर्वघाती ही होते हैं। क्या बोले? यहां साफ कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखा है? घाती कर्म। घाती कर्म के 2 भेद किए। कौन कौन से? सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती का रॉ मटेरियल कैसे होते हैं? स्पर्धक इसके सर्वघाती होते हैं। बस सर्वघाती प्रकृति है, ये क्या है? प्रकृति। और इसके स्पर्धक कैसे हैं? सब के सब सर्वघाती ही हैं। माने केवल ज्ञानावरण प्रकृति जो है उसके स्पर्धक होंगे, वो कैसे होंगे? सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा घात करते हैं। सर्वघाती नाम ही उनका, सर्वघात माने पूरा घात। तो केवल ज्ञानावरण प्रकृति के स्पर्धक जो है, उसका मटेरियल है, वह भी सब का सब कैसा है? सर्वघाती, माने पूरा का पूरा घात करने वाला है। लेकिन जो देशघाती है प्रकृति, ये क्या है? ये देशघाती प्रकृति है। इसका जो मटेरियल है 2 प्रकार का है, सर्व भी है और देश भी है। हो सकता है किसी किसी को लग रहा होगा क्या चल रहा है आज, क्या है? शिविर है, धार्मिक कक्षा है, लग रहा होगा कई लोगों को। क्या पता कहां फंस गए, अब जा सकते नहीं, अच्छा नहीं लगता, कोई क्या कहेगा। लेकिन जब आपको पूरी क्लियर होगी तो आपको लगेगा अच्छा ऐसी थी ये शैवोपशम की परिभाषा, आज तक सोची नहीं थी। ये किसकी परिभाषा समझ रहे अपन? शैवोपशम की। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा? सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक कैसे हैं? सर्वघाती हैं, पूरा घात करते हैं। लेकिन देशघाती में 2 प्रकार के, सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती स्पर्धक भी हैं। माने यहां व्यवस्था 2 प्रकार की है। तो यहां सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। तो कौन सी प्रकृति अपनी देशघाती प्रकृतियां हैं? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञान। ये जो 4 प्रकृतियां हैं, इन चारों का जो मटेरियल है, इन चारों का जो मटेरियल है कैसा है? सर्वघाती भी है और देशघाती भी, दोनों प्रकार का है।
कैसा है? सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। तो यहां क्या क्या होता है? हमें मति ज्ञान है कि नहीं है? मति ज्ञान है पक्का? कैसे है मति ज्ञान? देखो, मति ज्ञानावरण कर्म तो कौन सा है? मति ज्ञानावरण। और उस मति ज्ञानावरण का हमें क्या है? क्या है? मति ज्ञानावरण का क्या है? क्या है? क्षयोपशम है ना। मति ज्ञानावरण का क्या है? हमें क्षयोपशम। तो हमें उसके कारण से कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। तो हमें क्षयोपशम कैसे है, कैसे जाने? मति ज्ञानावरण में सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है, दोनों हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों का जो संपूर्ण घात करते हैं, किसके? जो मति ज्ञानावरण कर्म के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, जो संपूर्ण घात करते हैं, उनका तो वर्तमान में क्या है? उदयाभावी क्षय। यहां से फिर वहीं पहुंचना है। मति ज्ञानावरण के जो देशघाती प्रकृति, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का यहां क्या था? वर्तमान में क्या है? सर्वघाती स्पर्धकों का क्या है? उदयाभावी क्षय। माने उनका उदय ही नहीं है। जब उदय ही नहीं है तो हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे? कोई नहीं पहुंचाने वाले, उदय ही नहीं है। दूसरा, उन्हीं का, इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का भविष्य में भी क्या है? सद्वत्सरूप उपशम। मान भविष्य में भी ऐसे ही जैसे उदय में नहीं आएंगे, पड़े रहेंगे। तो वर्तमान में भी सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं आ रहे हैं, भविष्य में भी उदय में नहीं आएंगे, तो हमारा खतरा टल गया। तो फिर उसी में एक कंडीशन और है, कौन सी? देशघाती। देशघाती स्पर्धकों का अभी हमें क्या चल रहा है? उदय। उदय चल रहा है और देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। इससे हमें फायदा हो गया। क्या क्या फायदा हो गया? मूल जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनका तो हो गया उदयाभावी क्षय। माने जो हमें संपूर्ण हमारा जो ज्ञान का नाश करने वाले थे, मति ज्ञान का नाश करने वाले थे, उनका तो उदय है ही नहीं, उनका तो क्या है? क्षय है। और उन्हीं का भविष्य में क्या है? उपशम है। तो खतरा टल गया। अब लेकिन उनका क्या है? देशघाती स्पर्धकों का उदय है। तो कोई समस्या नहीं है। जो तीन कंडीशन बनी है, इन्हीं तीन कंडीशन के कारण से हमें मति ज्ञान है। क्या है? हमें मति ज्ञान का क्षयोपशम है। यदि, सुनना, कहीं जा रहे हो? रुको, अरे रुक जाओ भैया, सुनो क्या बोले। यदि हमें ये जो सर्वघाती स्पर्धक हैं ये इनमें सर्वघाती स्पर्धकों का यदि हमें उदय हो जाए, क्या हो जाए, तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? मति ज्ञान हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। जब हमें मति ज्ञान भी नहीं रहेगा तो जीव रहेगा क्या? खत्म। जीव जड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी तीन काल में नहीं हो सकता। ये सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपशम निगोदिया से लेकर सभी जीवों के पाया जाता है। सभी जीवों का मतलब समझ जाना, जहां तक ये मति ज्ञान रहता है वहां। तो इन सबका सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सद्वस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का क्या चलता रहता है? उदय। ये तीन कंडीशन बनी रहती हैं। तब हमें कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान। ऐसे ही कौन सा ज्ञान हो जाएगा? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का भविष्य में सद्वस्था रूप उपशम, और उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय। एक कंडीशन बनती है तो हमें कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान है क्या हमें? क्यों नहीं है? कंडीशन किसका उदय चल रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। किसके? अवधि ज्ञानावरण। जो अवधि ज्ञानावरण प्रकृति है उसके सर्वघाती स्पर्धकों का हमें
उदय है, इस कारण से हमें अवधि ज्ञान नहीं है। मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं है? मन पर्याय ज्ञानावरण के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है, इसलिए हमें मन पर्याय ज्ञान नहीं है। यदि करना हो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान तो क्या करना पड़ेगा? सर्वघाती का तो उदयाभावी क्षय, सदवत्सारूप उपसम, और अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय आ जाए तो हमें अवधि ज्ञान हो जाएगा, मन पर्याय ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, केवल ज्ञान हमें है? क्यों नहीं है? वो तो और खतरनाक है, उसके तो प्रकृति भी सर्वघाती और स्पर्धक भी सर्वघाती, वहां तो ये तीनों कंडीशन हो ही नहीं सकती, इसलिए यहां तो आर या पार होता है। क्या होता है? या तो उदय या फिर क्षय। इनका क्षय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान। क्या हो जाएगा? और यहां पर कंडीशन कैसी बनती है? चारों ज्ञान शैवोपम ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, चारों शैवोपम हैं। तो इनके हमें ये चारों शैवोपम यदि जिन जीवों को ये ज्ञान होते हैं उनके हमेशा क्या चलता है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय चलता है, सदवस्थारूप उपसम चलता है, और उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय चलता है, तब वो ज्ञान हो जाता है। हो गया? ये ज्ञान की बात हो गई, ये ज्ञान का समझा दिया। अब ऐसे ही हमें तो समझना है कौन सा? समेत चारित्र का समझना है, कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया तो वो समझ में आ गया। इनके उदय में क्या परेशानी है? उपसम रहेगा। हाँ, देशघाती के उदय में परेशानी है तो वो कर्म का मटेरियल, तो जितना जैसा देशघाती का उदय रहता है उसके अनुसार हमें जो जानकारी है ना, जानने का काम चलता है, उसमें मंदता तीव्रता होती है। ये देशघाती स्पर्धक एक तरह से दोष है ना, इस दोष का उदय चल रहा है तो उसके अनुसार हमारा ज्ञान हीनाधिक होता है। असली तो ये है सर्वघाती स्पर्धकों का जो उदयाभावी क्षय सदवस्था रूप उपसम है, इससे तो हमारा मति ज्ञान जीवित है। अब जितना ये दोष रहेगा उस दोष के अनुसार हमारे जानने में हीनाधिकता होती है। इनका कहना है लेकिन ये देशघाती कर्म का उदय रहेगा स्पर्धकों का, तो जानेंगे कैसे? अरे उसका असली जो गड़बड़ मटेरियल था कौन सा? सर्वघाती, जो सबसे खतरनाक था, सर्वघात करने वाला, वो तो दबा हुआ है ना, वो दबा हुआ है, वो हमें हानि नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए हमें जानकारी में बाधा नहीं हो रही है। बस इतना जरूर है कि किसी को कम हो रही है, किसी को ज्यादा हो रही है, तो देशघाती जिसका जैसा उदय होगा उसके अनुसार हीनाधिक ज्ञान होगा। चारों में ऐसे लगेगा। हाँ बिल्कुल, केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का क्षय हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं लगेगा, रुक जाओ। अभी अपने पास 2-3 मिनट बचे हैं, अपन शायद समय क्या समझना, चारित्र समझना है, वो समझ लो। अब ये हो गया एक, यदि ये समझ में आ गया है शैवोपम ज्ञान पर, तो यही शैवोपम चारित्र पे भी घटित हो जाएगा, बस थोड़ा सा शब्द बदलना पड़ेंगे और यही घटित हो जाएगा इसमें शैवोपम सम्यक्त में। तो अब समय कम है इसलिए सम्यक्त पे घटित नहीं कर रहे हैं, सीधा अपन चारित्र पर पहुंचते हैं। चलो ये तो आप सबको याद ही हो गया। चलो इसमें जो गुणस्थान विवेचन में जो परिभाषा लिखी उसी के अनुसार चलते हैं और डिटेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा है शैवोपमिक चारित्र होता है यहाँ 6वें गुणस्थान में, तो यहां लिखा है ये 3 कंडीशन सबको याद हैं।
प्रत्यख्यानावरण कषाय, प्रत्यख्यानावरण कषाय कौन से कर्म का भेद है? चारित्र मोहिनी का है ना। मोहिनी कर्म के कितने भेद? 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के कितने भेद? 25 भेद। उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण। तो जो प्रत्यख्यानावरण कषाय है ये किसका भेद हुआ? चारित्र मोहिनी का। तो ये जो प्रत्यख्यानावरण कषाय है इसके पहले अप्रत्यख्यानावरण है, उसके पहले अनंतानुबंधी है। ये जो तीनों कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, ये तीनों की तीनों सर्वघाती प्रकृतियां हैं। कैसी हैं? सब सर्वघाती प्रकृतियां हैं। और संजुलन प्रकृति है देशघाती। संजुलन कैसी है? अब मुझे बताना आप लोग ही। जो सर्वघाती प्रकृति है उसके स्पर्धक कैसे होंगे? सर्वघाती प्रकृति है उसके स्पर्धक सर्वघाती होंगे। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, इनके तो स्पर्धक सब सर्वघाती हैं। और संजुलन प्रकृति है कैसी? देशघाती। जो देशघाती प्रकृति है उसमें स्पर्धक दोनों प्रकार के, सर्वघाती भी और देशघाती भी। ठीक है। छठवें गुण स्थान में किसका उदय चल रहा है? किसका उदय है? कौन सी कषाय का उदय है? संजुलन कषाय का तीव्र उदय। तो संजुलन कषाय का जो तीव्र उदय है और अन्य इसके पहले की जो कषाय हैं उनका क्या है? अनुदय है। उनका क्या है? तो अपन आगे समझे इसके अनुसार। जो इसके पहले कौन सी कषाय थी? प्रत्यख्यानावरण। प्रत्यख्यानावरण थी। उस प्रत्यख्यानावरण कषाय का वो जो सर्वघाती है उसके स्पर्धक भी कैसे हैं? सर्वघाती। उसका तो क्या हो गया? उदयाभावी क्षय होने को। तो उसके पहले अप्रत्यख्यानावरण है, उसका भी यही हाल है। उनके सर्वघाती स्पर्धकों का क्या है? उदयाभावी क्षय। और उन्हीं का भविष्य में क्या है? सदवस्था रूप उपशम, छठवें गुण स्थान में। और उनके तो अब कुछ बचे ही नहीं। तो अब कौन सी कषाय ले लो? संजुलन कषाय। संजुलन कषाय में जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका क्या है? उदय। उदय में यहां लगा लो कौन सा उदय? तीव्र उदय। तो ऐसी जब कंडीशन बनी तो ये 3 कंडीशन बन गई। उदयाभावी क्षय किसका? प्रत्यख्यानावरण कषाय कर्म का। उसी का उपशम, सदवस्था रूप उपशम, और संजुलन का उदय। तो इस तरह से 3 कंडीशन बन गई। तो यहां पर क्या हो गया? क्षयोपशम चारित्र हो गया। 11वें गुण स्थान में, वहां तो 11वें गुण स्थान में तो उपशम चारित्र है, यथाख्यात चारित्र है। यहां तो 10वें तक की बात चल रही है ना? यथाख्यात चारित्र है। अपन को तो यहां पर 6वें गुण स्थान में शायस्वमेक चारित्र हो गया क्लियर। यहां जो गुण स्थान में जो परिभाषा दी उसके अनुसार जो धवला पुस्तक का उदाहरण दिया है, प्रत्यख्यानावरण तो है सर्वघाती, उसका तो हो गया उदयाभावी क्षय, उसी का हो गया सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती संजुलन का उदय। तो इसका जब उदय हुआ तो यहां पर क्षयोपशमिक चारित्र हो गया। बस इसमें एक चीज और बस बता के छोड़ता हूं कि यह देशघाती का उदय है तो कषाय। क्या है ये सब? कषाय। तो जिसका उदय है उससे खतरा है कि नहीं है? इन दोनों से खतरा है। अभी वर्तमान में तो कोई खतरा नहीं है, भविष्य में भी अभी खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक कि वो इनका क्या रहेगा? सदवस्था रूप उपशम। लेकिन ये देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है तो इससे खतरा होगा कि नहीं होगा? क्या खतरा होगा? ये देशघाती जो संजुलन प्रकृति है इसके उदय से अभी जीव को नया बंध हो रहा है। क्या हो रहा है? इससे नया बंध हो रहा है। माने शायस्वमेक चारित्र वहां विद्यमान है, लेकिन शायस्वमेक चारित्र विद्यमान होने पर भी अभी जो उसमें जो उदय वाली कंडीशन है उससे अभी जीव को नया कर्म बंधन हो रहा है, मोहिनी आदि का भी। हाँ,
वो तो अभी फिर बढ़ जाएगा विषय, बराबर वहाँ पर भी लगाते हैं। अभी तो अपन समय हो रहा है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं हो रही है। वैसे अपने पास कल का दिन है और है, कल का दिन और है, होने को तो बहुत सारे लोग चले ना जाएं, पता नहीं। ये शायद समय चरित्र इस तरह से घटित होगा। और भी आप देखें, इसका जितना विस्तार करते जाएं बहुत ही और सूक्ष्मता से इसकी गहराई है। आप और स्वाध्याय करें और धीरे धीरे स्वाध्याय करेंगे तो और स्पष्ट होता चला जाएगा। इस तरह से छठवें गुण स्थान की अपन ने व्यवस्था जानी। शेष जो चर्चा और बची है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलिए जनवाणी माता की जय हो।